जैसे कि बेटा हम वार्म अप पे आ गए थे। वार्म अप दो तरह के बताए थे मैंने, एक्टिव और पैसिव। एक्टिव वार्म अप और पैसिव वार्म अप। एक्टिव वार्म अप जिसमें हमारी फिजिकली एक्टिविटीज इन्वॉल्व होती है, वो एक्टिव वार्म अप। पैसिव जो हम थ्रू द कॉफी और हॉट वाटर, टी, वुलन क्लोथ, इनके थ्रू जब हम अपने आप को गर्म करते हैं तो वो हमारी पैसिव वार्म अप कहलाती है। इसके मैंने बहुत अच्छी तरह से आपको एग्जांपल भी बताया था लास्ट क्लास में। आज हम आते हैं मेथड ऑफ वार्मिंग अप। जो फिजिकल में एक्टिव वार्मिंग अप होती है उसमें कौन कौन से मेथड होते हैं बेटा। तो एक एक मेथड मैं आपको बता रहा हूं, आप ध्यान से सुनिएगा। जो जर्नल मेथड होते हैं, सबसे पहले जर्नल मेथड आते हैं, ठीक है। इसमें दोनों आ जाएंगे, इसमें आपका एक्टिव और पैसिव भी आ जाएगा, ठीक है। दोनों तरह के आएंगे। तो पहले आएगा जर्नल मेथड। जर्नल मेथड है जॉगिंग। सबसे इजी तरीका जो होता है कि वो होता है जॉगिंग। जैसे हम शुरुआत करते हैं अपने एक्सरसाइज की, अपने आप को वार्म अप करने की, वार्म अप की, तो हम देखते हैं जॉगिंग होता है। जॉगिंग क्या है? हल्की दौड़, तेज दौड़ नहीं, हल्की दौड़ करना, हल्की दौड़ों को करना, हल्की दौड़ों को दौड़ना। तो उससे क्या होता है, हमारी बॉडी थोड़ा थोड़ा हीट होने लगती है। जब हम शुरू में दौड़ते हैं तो उस समय हो सकता है इस वेदर में हमें ठंड लगे, बट जैसे जैसे हम थोड़ा थोड़ा जॉगिंग करते हैं, ठीक है, हल्की हल्की, इसमें क्या होता है कि हमारी एरोबिक कैपेसिटी ज्यादा नहीं भी होने के कारण फिर भी ये हमें हेल्प करता है। जबकि स्प्रिंट में इसका थोड़ा अपोजिट होता है। जॉगिंग में हल्का हल्का दौड़ना होता है। सिंपल एक्सरसाइज, सिंपल एक्सरसाइज वो होती है जब हम थोड़ा रिलैक्स मोड पे आ जाते हैं। जॉगिंग करने के बाद जब हम थोड़ा रिलैक्स मोड पे आ जाते हैं और बॉडी को थोड़ा सा खोलने की कोशिश करते हैं, जैसे ये नेक का रोटेशन, नेक का, शोल्डर का रोटेशन, इस तरह की। इसके बाद आता है स्ट्रेडिंग। स्ट्रेडिंग क्या होती है? स्ट्रेडिंग होती है बेटा डग भरना। डग भरना ये भी एक मेथड है, डग भरना। डग भरने का मतलब होता है कि कदमों को लंबा करके चलना, कदमों को लंबा करके चलना। इसमें क्या होता है कि हम कदमों को एक क्या करते हैं, एक कदम को उठाते हैं, अपनी बैंड करते हैं ऊपर की तरफ और फिर आगे की तरफ उसको रखते हैं। डग भरना जिसे कहते हैं, हम कहते हैं ना पैर लंबे खींच के चलना होता है, वो होता है स्ट्रेचिंग। इसके बाद होती है स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस, जो खिंचाव वाली एक्सरसाइज होती है। जो हम सपोज करो, एक तो मैंने बताया आपको शोल्डर रोटेशन, अभी बताया जो जर्नल में है सिंपल एक्सरसाइज में। एक हो गया स्ट्रेचिंग, बॉडी को खींचना, जिससे इस तरह की या फिर इस तरह की, इस तरह की, जिसमें फ्लेक्सिबिलिटीज का थोड़ा रोल प्ले होता है, जिसमें फ्लेक्सिबिलिटीज अपना जी रोल प्ले करती है, जिसमें हमारी बॉडी थोड़ा लचक को पा लेती है, वो होती है स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज। इसके बाद होती है वाइंड एक्सरसाइज, वाइंड स्प्रिंट। वाइंड स्प्रिंट क्या होती है और क्यों कहा जाता है, मैं आपको बताता हूँ। वाइंड का मतलब होता है हवा, और स्प्रिंट कहते हैं छोटी रेसों को। तो छोटी रेसों में हवा के समान चलना, मतलब 25-30 मीटर की तेजी के साथ रेस मारना, बहुत तेजी के साथ रेस मारना 25-30 मीटर की। उसके बाद रुक जाना, फिर एकदम से स्टार्ट कर देना कि एकदम हवा का प्रेशर आए, फिर हमें काटता हुआ चला जाए, हम उसे काटते हुए चले जाएं। हमने 20-25 मीटर दौड़ा और जाकर रुक गए, थोड़ा सा एरोबिक मोड पे आए, सांस लिया, फिर तेजी से दौड़ने लगे। रुक रुक के चलना, जैसे हवा होती है ना कभी रुक रुक के चलती है, इस तरह से हमें भी चलना होता है, हमें दौड़ना होता है, तेज दौड़ना होता है। तो इसको कहते हैं बेटा जी, क्या कहते हैं इसको? वाइंड स्प्रिंट। तो ये जर्नल मेथड थे हमारे। इसके बाद अब पैसिव वाले मेथड जो होते हैं, कि पैसिव वाले मेथड मैंने आपको बताया था जिसमें हमारी फिजिकल एक्टिविटीज जो होती है वो इन्वॉल्व नहीं होती। वार्मिंग अप विथ वार्म वाटर, गर्म पानी के साथ, वार्म वाटर, गर्म पानी के साथ, पानी गर्म पी के अपने आप को हीट पैदा करनी, गर्मी आनी, इस तरह की। वार्म अप थ्रो मसाज। मसाज एक बहुत पुरानी कला है, जो हमारी मांसपेशियां इनएक्टिव हो जाती हैं, उनको सही करने के लिए मसाज काम आती है। मसाज बाय हॉट वाटर। वार्म वाटर थोड़ा गुनगुना होता है बेटा, और हॉट बिल्कुल गर्म पानी, जिसे गर्म हॉट कहते हैं, ठीक है। वार्म अप थोड़ा गुनगुना, जिसमें भाप होती है, ठीक है, हल्की भाप होती है। और हॉट बिल्कुल गर्म, जिसमें तेज भापें निकलती हैं।
थ्रू सन बाथ। सन बाथ क्या होता है? सन बाथ आप में से किसी ने सुना है सन बाथ क्या होता है बेटा? सन बाथ ये होता है सन के सामने मतलब जब धूप निकल जाए उसमें मतलब नहाना। जैसे हम गर्मियों के दिनों में या सर्दियों में कभी भी क्या करते हैं, पानी जब सूरज निकल जाता है तो उसकी सनलाइट में नहाते हैं, कहते हैं कि उसका रिएक्शन बहुत पॉजिटिव होता है। उसके बाद है स्टीम बाथ। स्टीम बाथ क्या होती है कि आपने देखा होगा एक सर्कल सा होता है, एक बड़ा सा, उसके अंदर भाप निकलती है, स्टीम निकलती है और उसके अंदर बैठ जाते हैं, गले तक बंद करके पूरी बॉडी को उसके अंदर ले जाते हैं। ये बहुत कारगर टेक्निक है, बहुत कारगर टेक्निक है और आजकल बहुत ज्यादा इसका यूटिलाइजेशन हो रहा है। इससे हमारी सारी मसल्स ओपन हो जाती है। अब हम करेंगे इंपोर्टेंस ऑफ वार्मिंग अप, कि वार्म अप कर लिया हमने, अब इसकी क्या जरूरतें हैं, इसकी आवश्यकता क्या है, इसकी महत्वता क्या है, अब हम इसके बारे में बात करेंगे कि व्हाट इज द इंपोर्टेंस ऑफ स्टीम बाथ, सॉरी वार्मिंग अप। वार्मिंग अप की क्या महत्व है, क्या इंपोर्टेंस? सबसे पहला पॉइंट होता है बेटा इंक्रीज द बॉडी टेम्परेचर। बॉडी का जब टेम्परेचर होता है, हमारी सबसे पहला जो इंपॉर्टेंस होती है वो क्या होती है कि हमारे बॉडी का जो टेम्परेचर होता है वो जब स्पोर्ट्स से पहले वो एक नॉर्मल होता है, एक नॉर्मल टेम्परेचर होता है, जबकि ड्यूरिंग द स्पोर्ट्स हमें एक डिफरेंट टेम्परेचर की आवश्यकता होती है। हमारे बॉडी का एक डिफरेंट टेम्परेचर होता है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, इसके लिए हम ये काम करते हैं बेटा जी कि अपनी बॉडी के टेम्परेचर को खेल के लेवल तक पहुंचा देते हैं और अपनी बॉडी के टेम्परेचर को बढ़ा देते हैं। डिक्रीज द वेसोसिटी ऑफ मसल्स। वेस्कोसिटी ऑफ मसल्स। वेस्कोसिटी ऑफ मसल्स क्या होती है? वेस्कोसिटी मसल्स ये बोलते हैं कि जब हम वर्क करते हैं, नॉर्मल वर्क करते रहते हैं डेली लाइफ में, तो बहुत सारी ऐसी मसल्स होती है हमारी जो इनएक्टिव हो जाती हैं। इनएक्टिव मतलब वो एक्टिव नहीं हो पाती, वो उस तरह से काम नहीं करती हैं, ठीक है, और उनकी जो गुणवत्ता होती है वो कम हो जाती है, उनकी जो काम करने की क्षमता होती है वो कम हो जाती है, वो अपनी क्षमता कम कर देती है। पर जब हम एक्सरसाइज करते हैं, वार्म अप करते हैं, तो वो क्या होती है, वो थोड़ा थोड़ा एक्टिव होना शुरू कर देती है। और जब वो एक्टिव होती है तो जो हमारी मसल्स की अपोजिशन पावर होती है, जो हमारा रेजिस्टेंस पावर हमारी बॉडी पे लगता है, तो उनको अपोज करती है, डिक्रीज कर देती है उनको। हमारी बॉडी पे लगने वाली जो वेलोसिटी पावर होती है और किसी तरह की पावर होती है उसको डिक्रीज कर देती है। थर्ड है बेटा इंक्रीज द स्पीड ऑफ नर्व इंपल्स। नर्व इंपल्स क्या होता है? जो हमारी नसें होती हैं नर्वस की तंत्रिकाएं, उनको इंक्रीज, उनकी स्पीड को बढ़ा देती है। जब हम एक्सरसाइज करते हैं बेटा, डेली डेली एक एक्सरसाइज करते हैं, तो जो हमारे दिमाग की नसें होती है ना वो भी खुल जाती है। कुल मिला के कहने का हिंदी में ये मतलब होता है कि जो हमारी दिमाग की नसें होती है ना, जो ब्लॉक हो जाती हैं, तो वो डेली डेली वार्म अप करने से, एक्सरसाइज करने से वो खुल जाती है। डिक्रीज द रेजिस्टेंस इन मसल्स कैपिलरीज। मसल्स कैपिलरीज, जो मसल्स की कोशिकाएं होती हैं, उनकी रेजिस्टेंस पावर जो होती है वो घट जाती है, वो घट जाती है। रेजिस्टेंस प्रतिरोधक क्षमता जो होती है वो कम हो जाती है। मतलब हमारा शरीर एक्टिव होने लगता है। भाई हमारी बॉडी पे कोई ऐसा वर्क काम करता है जिससे हमें काम करने में मुश्किल होती है, हम इस वेट को उठाते हैं, आज इस वेट को उठा रहे हैं, तो कुछ ऐसी चीजें होंगी जो इसे उठाने से रोकती है, ग्रेविटी से रोकती है, इसका फोर्स, इसका वेट होता है जो हमारी बॉडी पर लगता है। तो क्या करते हैं कि जो रेजिस्टेंस होता है, जो रेजिस्टेंस होता है, प्रतिरोधक पावर, उसको कम कर देती है ये। इंक्रीज द स्पीड ऑफ ट्रांसफर ऑफ ऑक्सीजन फ्यूल टू टिश्यूज। कहता है इंक्रीज द स्पीड ऑफ ट्रांसफर। देखो हमारी बॉडी कैसे काम करती है, हमारी बॉडी क्या करती है, ऑक्सीजन लेती है, ऑक्सीजन लेती है, वो टिश्यूज में ऑक्सीजन लंग्स में जाता है, फिर वो ब्लड के साथ मिलके काम करता है और हमें एरोबिक क्रियास करने में या हमारी लाइफ में, क्योंकि जनरली हम जानते हैं कि अगर 4 मिनट से ज्यादा हम सांस नहीं लेंगे तो हम मर जाएंगे, ये साइंस कहता है। तो वो क्या करता है कि जो ऑक्सीजन की स्पीड होती है उसको बढ़ा देता है, ऑक्सीजन लेने की स्पीड होती है, ऑक्सीजन को बढ़ा देता है, और जितनी ऑक्सीजन पावर हमारे अंदर रहेगी उतना ही हमें हमारे जो टिश्यूज होते हैं उनको फ्यूल मिलेगा, ईंधन मिलेगा, और वो ज्यादा एक्टिव होके काम करेंगे। इंक्रीज
मेटाबॉलिक रेट। अब ये मेटाबॉलिक क्या होता है? जनरली क्या होता है, जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो ये बताया गया है कि हमारा जो मेटाबॉलिक रेट है, अगर हमारा बॉडी का टेम्परेचर हाफ डिग्री सेल्सियस बढ़ेगा, हाफ डिग्री सेल्सियस समझ लीजिए। मेटाबॉलिक क्या होता है? हमारी जो केमिकल रिएक्शंस होते हैं बॉडी के अंदर, उसके थ्रू हमारी जो मूवमेंट करने की क्षमता होती है वो होता है। और जिसमें ये कहा गया है कि अगर हमारे बॉडी का 0.5% 0.5 डिग्री टेम्परेचर बढ़ता है तो मेटाबॉलिक रेट कितना है? 7% बढ़ जाता है। 7% बढ़ जाता है, तो इतना इंक्रीज हो जाता है मेटाबॉलिक रेट। रिड्यूस एंजाइटी एंड टेंशन। एंजाइटी क्या होती है? चिंता। और टेंशन अवसाद। ठीक है, जो हमारी एक्सरसाइज करने से हम देखते हैं कि हमारे दिमाग पे एक पॉजिटिव असर पड़ता है, माइंड पे एक पॉजिटिव इंपैक्ट आता है, तो वो हेल्प करता है कि एंजाइटी दूर हो जाती है हमसे, एज वेल एज टेंशन भी खत्म होने लगती है। क्योंकि खेल से पहले कहीं ना कहीं एक साइकोलॉजिकल प्रेशर हमारे ऊपर पड़ता रहता है, किस चीज का? कंपटीशन का। पर जब हम ट्रेनिंग में रहते हैं, एक्सरसाइज में रहते हैं, तो प्रेशर अपने आप कम होने लगता है। इनहेंसिस कूलिंग डाउन, कूलिंग एफिशिएंसी। इनहेंसिस कूलिंग एफिशिएंसी। कूलिंग एफिशिएंसी बढ़ जाती है। आप समझने की कोशिश कीजिए कि कूलिंग एफिशिएंसी होती क्या है। सबसे पहले देखो बेटा, जब हम खेलते हैं, जब खेल लेते हैं हम, तो हमारे बॉडी का टेम्परेचर ड्यूरिंग गेम्स अलग होता है, बिफोर गेम्स अलग होता है, और आफ्टर गेम्स अलग होता है। उस टेम्परेचर को, जिस टेम्परेचर में हम खेलते हैं, वो बिल्कुल बिफोर और लेटर गेम से अलग होता है। तो हम क्या करते हैं? हम अपनी बॉडी को बहुत तेजी के साथ गर्म करना सीखते हैं। हमने वार्म अप किया तो हम तेजी के साथ अपनी बॉडी को गर्म करते हैं। पर आपको मैंने एक चीज बताई थी, लिमरिंग डाउन या कूलिंग डाउन। उससे क्या होता है कि हम वापस उस टेम्परेचर में आते हैं जो इस समय नेचर का होता है। ये हमारे एनवायरनमेंट में चाहता हो नेचर वो है। क्योंकि जनरली हमारा टेम्परेचर बॉडी का स्पोर्ट्स के दौरान या ट्रेनिंग के दौरान, एक्सरसाइज के दौरान कितना होता है? डबल हो जाता है, 160 फ़ारेनहाइट चला जाता है। ठीक है, जितना बॉडी का टेम्परेचर होता है उसका डबल चला जाता है। तो उसको बॉडी को कूलिंग करने में, जब हम वार्म अप करते हैं, डेली आते हैं वार्म अप पे, तो ये क्या होता है कि डिक्रीज होना चालू हो जाता है। जब हम बॉडी को अपने को हीट कर लेते हैं, उसके बाद क्या होता है? हमें ये डिक्रीज करना होता है, कम करना होता है बॉडी। तो जब हम डेली एक्सरसाइज करेंगे, कुछ ऐसी कूलिंग डाउन वाली एक्सरसाइज करेंगे, तो उससे क्या होगा? जो हमारा बॉडी का टेम्परेचर है वो कम होना शुरू हो जाएगा। रिड्यूस द ब्लड लैक्टिक एसिड। रिड्यूस द ब्लड लैक्टिक एसिड। ब्लड लैक्टिक एसिड क्या होता है? बेटा देखो, आप देखोगे कि हमारी बॉडी के अंदर अनवांटेड थिंग्स होती हैं। कभी भी आप देखोगे अनवांटेड थिंग्स होती हैं। अनवांटेड थिंग्स का मतलब क्या होता है कि आप देखोगे जब आप एक्सरसाइज करते हो तो आपको पसीना आता है, तो जो बॉडी के अंदर केमिकल होती है ना, जो वेस्टेज पदार्थ जिसे कहते हैं, वेस्ट पदार्थ जो होते हैं, वो निकलने शुरू हो जाते हैं। जनरली हमें पसीना कितना आता है? बहुत नॉर्मली आता है, हल्का फुल्का। पर जब हम एक्सरसाइज में इन्वॉल्व होते हैं तो उसकी जो क्वांटिटी होती है, पसीने आने की मात्रा जो होती है, वो बढ़ जाती है, वो ज्यादा हो जाती है। वो इसलिए ज्यादा हो जाती है कि हम एक्सरसाइज में हमारी बॉडी के अंदर का जो रिएक्शन होता है बाहर आने लगता है। तो जो हमारे अनवांटेड थिंग्स होती हैं वो निकल के बाहर आने लगती हैं, और हम उससे क्या करते हैं कि अच्छे तरीके से, देखो जितनी हमारी गंदगी बॉडी के अंदर की है, अगर वो बाहर आएगी तो ऑटोमेटिकली हमारी एफिशिएंसी बढ़ जाएगी। अवॉइड इंजरीज। वार्म अप का सबसे पहला काम होता है अवॉइड इंजरीज। देखो मैंने बताया कि हम डायरेक्ट, कुछ दिन भी मैंने आपको ये बताया था कि हम डायरेक्ट जाते हैं और डायरेक्ट जाके हम खेलने लग जाएं, बेटा देयर इज चांस ऑफ इंजरीज। 101% इंजरी हो जाएगी, मसल्स क्रैक हो जाएगी, क्रम्प हो जाएगी, खिंच जाएगी। ठीक है, हाथ में कोई प्रॉब्लम, कैसे भी ना कैसे कोई ना कोई प्रॉब्लम हो ही जाएगी। तो सबसे पहले क्या होता है कि इंजरीज को अवॉइड करती है। हमारा जो वार्म अप करने से हमारी जो इंजरीज होती हैं उसके होने के चांसेस कम हो जाते हैं। इसके बाद है इंक्रीज द स्पीड ऑफ मसल्स। स्पीड ऑफ मसल्स से क्या मतलब है?
मसल्स में तेजी आने लगती है, गति बन जाती है, इसमें एक स्पीड बन जाती है। देखो हम डेली डेली एक्सरसाइज करते हैं, डेली डेली काम करते हैं, तो हम अपनी बॉडी को कितना मानते हैं, कैसा मानते हैं कि वो ज्यादा एनर्जेटिक हो रही है, ज्यादा एनर्जेटिक हो रही है। उसमें जो मसल्स पावर है वो तेजी से मूवमेंट करती है, मसल्स जो है तेजी से मूवमेंट करती है। अभी आप देखोगे आपने 3 महीने के बाद, 4-5 महीने आप छोड़ दीजिए बॉडी को, जो ये सरकमस्टेंसेस चल रहे थे कोरोना वायरस के, इसके बाद आप एकदम से उठ के किसी दिन ग्राउंड में गए और आपने दौड़ना चालू किया, तो आपकी पूरी बॉडी में पेन होता है बेटा, बॉडी में पेन हो जाता है। क्यों? क्योंकि वहां पर आप देखेंगे कि आपकी जो बॉडी थी वो फ्लेक्सिबिलिटीज को नहीं पा रही थी, आपकी बॉडी के अंदर जो मसल्स थे वो रुके हुए थे, ठहर गए थे मसल्स, और अब उनमें स्पीड बन चली है, तो स्पीड आ जाती है। इंक्रीज फ्लेक्सिबिलिटीज, लचक, अभी जिसकी बात कर रहा था मैं, लचक, हमारी बॉडी में लचक आनी शुरू हो जाती है, फ्लेक्सिबल होनी शुरू हो जाती है। जब जैसे जैसे हम वार्म अप करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, तो कहीं ना कहीं हमारी बॉडी के अंदर फ्लेक्सिबिलिटीज आने लगती है। जैसे मैंने भी बताया कि क्या होता है, रेंज ऑफ बोन्स एंड मूवमेंट जॉइंट्स, व्हाट इज द फ्लेक्सिबिलिटीज, रेंज ऑफ, मैक्सिमम रेंज ऑफ बोन्स एंड जॉइंट्स, जो इसकी अधिकतम क्षमता होती है खींचने की, जितनी रेंज हमारी इसकी बॉडी की होती है, उसको कहते हैं बेटा। और उसमें होता क्या है, उसके अंदर होता ही है बेटा कि हमारी बॉडी इनएक्टिव मोड पे पड़ी रहती है, जैसे जैसे हम करते हैं इसमें फ्लेक्सिबिलिटी खुलती हुई आ जाती है। इंक्रीज स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ भी बढ़ जाती है हमारी। देखो मैं आपको बताऊं कि डेली एक्सरसाइज करने से क्या होता है, हमारी जो वर्क एफिशिएंसी होती है, काम करने की क्षमता बढ़ जाती है। देखो आज सपोज करो मैं एक्सरसाइज कर रहा हूँ, वार्म अप कर रहा हूँ किसी इक्विपमेंट के साथ, और इस इक्विपमेंट को मैं इतना उठा रहा हूँ, इसका वेट आज 20 किलो है, मैं 20 दिन तक इसको 20 केजी से ही कर रहा हूँ। ओवरलोड वाला सिद्धांत मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पे, ओवरलोड जो मैंने सैटरडे में कराया था। तो क्या करूंगा, इससे मैं पावर को बढ़ाऊंगा, और जब मेरी पावर बढ़ेगी तो ऑटोमेटिकली मेरी स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी। इसके बाद है इंक्रीज एंड्योरेंस। कुल मिला के कहने का ये मतलब है कि वार्म अप करने से हमारे फिजिकल फिटनेस के कंपोनेंट्स जो हैं वो ग्रो हो जाते हैं, अप हो जाते हैं। तो उसमें से एंड्योरेंस भी एक है, सहन क्षमता। देखिए हम डेली डेली एक्सरसाइज कराएंगे, डेली डेली एक्सरसाइज करेंगे, डेली डेली एक्सरसाइज कराएंगे, तो कहीं ना कहीं हमारी बॉडी के अंदर जो हमारी थकने की क्षमता है वो डेली बढ़ती चली जाएगी। आप पहले दिन दौड़ोगे 3 मिनट में थक जाओगे, दूसरे दिन 4-5, इस तरह से आप बढ़ते हुए चले जाओगे। यस, तो इसीलिए इंक्रीज एक्सप्लोजिव पावर। एक्सप्लोजिव पावर क्या होती है, व्हाट इज द एक्सप्लोजिव पावर? एक्सप्लोजिव पावर क्या होती है बेटा? एक्सप्लोजिव पावर वो होती है जहां पे हमारी मसल्स बहुत ज्यादा स्ट्रांग होती हैं और साथ के साथ उनमें स्पीड बनती है। जैसे मैंने बताया कि स्ट्रेंथ कितने टाइप के होता है, स्ट्रेंथ 2 टाइप के होते हैं, डायनामिक और स्टैटिक्स। और डायनामिक के 3 पार्ट होते हैं, मैक्सिमम स्ट्रेंथ, एक्सप्लोजिव स्ट्रेंथ, वो वाली स्ट्रेंथ है एक्सप्लोजिव स्ट्रेंथ। तो मैक्सिमम में क्या होता है कि हम सारे मसल्स पावर को एक साथ इकट्ठा करते हैं और किसी ऑब्जेक्ट पे लगा देते हैं, उस पर वर्क करते हैं, वो हमारा मैक्सिमम स्ट्रेंथ होता है। और जो एक्सप्लोजिव स्ट्रेंथ होता है उसमें हमारी सारी स्ट्रेंथ के साथ साथ उसमें जब स्पीड इंक्लूड हो जाती है तो उसको एक्सप्लोजिव स्ट्रेंथ कहा जाता है बेटा, एक्सप्लोजिव पावर कहा जाता है। तो एक्सरसाइज करने से, वार्म अप करने से हमारे जो एक्सप्लोजिव पावर है उसकी स्पीड बढ़ती चली जाती है, जो स्पीड उसमें होती है वो ज्यादा बढ़ती हुई चली जाती है। इंप्रूव स्पेसिफिक स्किल्स, हमारी जो स्पेसिफिक स्किल्स होती हैं, टेक्निक्स होती हैं, वो बढ़ जाती है। सही बात है, जब हम प्रैक्टिस करेंगे, डेली किसी भी चीज की एक्सरसाइज करेंगे तो वो हमारी जो चीजें हैं वो बढ़ती हुई चली जाएंगी। इसके बाद है इंप्रूव नर्वस मस्कुलर कोऑर्डिनेशन। न्यूरोमस्कुलर क्या होता है? पहले चैप्टर है, सबसे पहला चैप्टर है। फिजिकल एजुकेशन एक काम करती है, वो न्यूरोमस्कुलर डेवलपमेंट कोऑर्डिनेशंस को बढ़ावा देती है, इंप्रूव करती है। अब ये न्यूरोमस्कुलर होता क्या है? न्यूरोमस्कुलर होता है बेटा हमारे माइंड का और हमारी बॉडी का कोऑर्डिनेशन होना, न्यूरोमस्कुलर कोऑर्डिनेशन कहा जाता है, उसे इंप्रूव होता है। ठीक है, तो देखो क्या होता है, एक एथलीट जब दौड़ने के लिए तैयार होता है
वो दौड़ा, छोटी स्प्रिंट वाले को, बड़ी स्प्रिंट वाले को, कोई भी, तो आप देखोगे कि उसका माइंड कहाँ होता है? उसका माइंड होता है ट्रिगर के ऊपर। जो ट्रिगर दबता है उस ट्रिगर पे उसका दिमाग होता है, और जैसे ही वो ट्रिगर दबता है वैसे ही ऑटोमेटिक उसके पैर दौड़ने चालू हो जाते हैं। तो यानी उसके दिमाग का और मसल्स, उसकी पावर का जो होता है वो कोऑर्डिनेशन हो जाता है। अगर ऐसा ना होता तो ट्रिगर बजने के बाद वो बाद में स्पीड लेता, कभी कभी क्या होता है, फाउल कर जाता है प्लेयर, ट्रिगर से पहले ही दौड़ पड़ता है, फाउल हो जाता है। तो वहां उसका जो मेंटली बैलेंस होता है वो बिगड़ गया होता है। ठीक है, तो ये कह रहे हैं कि न्यूरोमस्कुलर कोऑर्डिनेशन बढ़ जाता है। उसके बाद है इंप्रूव लेवल ऑफ परफॉर्मेंस। आपका खेल का जो परफॉर्मेंस है, स्पोर्ट्स परफॉर्मेंस की बात करेंगे, जर्नल परफॉर्मेंस की बात ना करके लेवल ऑफ परफॉर्मेंस में जब बात करेंगे तो स्पोर्ट्स परफॉर्मेंस जो होता है बहुत ज्यादा अच्छा हो जाता है। और वार्मिंग अप ब्रिंग सेकंड वाइंड मोर रेडली। सेकंड वाइंड क्या होती है? सेकंड वाइंड होती क्या है? सबसे पहले हमें जानना होगा कि जब हम दौड़ते हैं या एरोबिक जो एक्टिविटीज होती है उनमें पार्टिसिपेट करते हैं या हमें कोई भी एक्सरसाइज वगैरह करते हैं तो हमें सांस की दिक्कत होती है बेटा। ठीक है, हमें सांस में दिक्कत होती है, हमारा सांस जल्दी फूल जाता है या दूसरा सांस हमें बहुत तेजी से लेना पड़ता है, जल्दी लेना पड़ता है। जैसे मैं आज दौड़ रहा हूं, मैंने एक बार सांस लिया, मैं दौड़ रहा हूं, थोड़ी देर बाद मेरे को दूसरा सांस लेना है। ठीक है, ये बहुत जल्दी से आ जाएगा पहले दिन की दौड़ में, और मैं जैसे जैसे दौड़ूंगा ये मेरा दूसरा सांस जो है, सेकंड जो मेरी ब्रीथिंग होगी, ये थोड़ा टाइम लेती हुई चली जाएगी, एक्सटेंड होती हुई चली जाएगी, बढ़ती हुई चली जाएगी। इसको सेकंड ब्रीथिंग कहा जाता है या सेकंड वाइंड कहा जाता है, दूसरा सांस कहा जाता है। ठीक है, तो ये मेरा नंबर ऑफ सेकंड वाइंड जो है, इसमें टाइम ड्यूरेशन बढ़ता हुआ चला जाएगा अगर मैं डेली एक्सरसाइज में पार्टिसिपेट करूंगा तो। चलिए अब वापस आते हैं हम बेटा जी किस पे? अब वापस आए हम फिजियोलॉजिकल बेसिक ऑफ वार्मिंग अप कि शारीरिक कौन कौन से कारक हैं शारीरिक रूप से एक्सरसाइज का हमारी बॉडी पर क्या क्या इफेक्ट पड़ता है। फिजियोलॉजिकल बेसिस ऑफ वार्मिंग अप, तो यानी कि वार्मिंग अप का हमारे शरीर पर क्या क्या इफेक्ट पड़ा शरीर पे, शारीरिक। तो वही चीजें हैं जो इंपॉर्टेंस में थी, वही कुछ चीजें जो हमारे शरीर से रिलेटेड होती हैं, उन्हीं में असर पड़ा। जैसे इंक्रीज द बॉडी टेम्परेचर, शरीर का टेम्परेचर बढ़ जाता है, शरीर का टेम्परेचर बढ़ जाता है जब हम एक्सरसाइज करते हैं। ठीक है, क्योंकि हम कभी कभी विगोरियस, बहुत ज्यादा ताकत वाली एक्सरसाइज करते हैं, तो उसमें आप देखोगे कि अगर हमने शुरू में ही बहुत तेजी के साथ बहुत हैवी एक्सरसाइज करी तो वो हमारी बॉडी में पेन स्टार्ट कर देती है। तो जनरली हमें ऐसी एक्सरसाइज नहीं करनी चाहिए। अब पर ये होता है कि हमारी बॉडी का जो टेम्परेचर होता है वो बढ़ने लगता है, वो इंक्रीज हो जाता है, वो खेल के लेवल का पहुंच जाता है, क्योंकि मैंने बताया कि बॉडी का टेम्परेचर बिफोर और आफ्टर गेम अलग होता है, ड्यूरिंग द गेम अलग होता है। दूसरा होता है बेटा डिक्रीज द विस्कोसिटीज ऑफ मसल्स। विस्कोसिटीज क्या होती है? रिसर्च स्टडीज इंडिकेट इफ प्रीवियस इनएक्टिवेट मसल इज स्टिमुलेट rapidly, the first few contractions are often small and irregular, and relaxations is incomplex. वो कहते हैं कि जो मसल्स बहुत दिनों से इनएक्टिव पड़ी हुई है वो क्या करती है, वो शुरू में इतनी तेजी से मूव नहीं करती है। हमारी बॉडी रिलैक्स पे पड़ी हुई है, 4-5 महीने से कोरोना काल का हमने देखा तो हमारी बॉडी रिलैक्स मोड पे आ गई थी। जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो उसमें क्या होता है, हमारी सारी मसल्स जो इनएक्टिव हो गई थी तो वो हो सकता है वो बहुत तेजी के साथ एक्टिव ना हो पाए, वो मसल्स, वो टिश्यू छोटे छोटे वो बहुत तेजी के साथ इफेक्ट ना कर पाए और हमारी एक्सरसाइज को थोड़ा सा प्रॉब्लम कर देते हैं। पर जैसे जैसे मसल्स में पार्टिसिपेट करना लगते हैं वैसे वैसे हमारी पावर बढ़ने लगती है। अगला है स्पीड ऑफ नर्व इम्पल्स। नर्व इम्पल्स जो हमारी नाड़ी की
धड़कन नाड़ी होती है, नाड़ी आप देखते हैं नर्व चलती है, कहते हैं ना नर्व चल रही है, जो नर्व्स कहते हैं हम, नर्व्स जो होती है, देखो आप इसमें चेंजेस आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, ड्यूरिंग द स्पोर्ट्स क्या होता है, जब हम तेजी से दौड़ना चालू करते हैं तो ये बहुत तेजी के साथ बढ़ जाती है, और जो रिएक्शन टाइम होता है हमारा, वो रिएक्शन टाइम कम होने लगता है। हम किसी चीज पे रिएक्ट करते हैं तो वो रिएक्ट टाइम कम होने लगता है। डिक्रीज द रेजिस्टेंस ऑफ मसल्स कैपिलरीज, मसल्स कैपिलरीज का जो रेजिस्टेंस होता है वो घटने लगता है, जो मसल्स पे हमारे पावर लगती है, अपोजिट पावर लगती है, वो डिक्रीज होने लगती है। इंक्रीज द स्पीड ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की स्पीड का मात्रा जो होती है बढ़ने लगती है, और हमारी बॉडी के अंदर एक अच्छा फ्यूल पहुंचाने लगती है, जल्दी से फ्यूल को पहुंचाने लगती है। इंक्रीज मेटाबॉलिक रेट, हमारे जो रासायनिक क्रियाएं जो होती है हमारे शरीर के अंदर, जिससे हमारी बॉडी का मूवमेंट करने में हेल्प मिलती है, उसमें हेल्पफुल बहुत होता है। जैसे मैंने बताया कि अगर केवल 7% 0.5% हमारे बॉडी का टेम्परेचर बढ़ेगा, 0.5% बॉडी का टेम्परेचर बढ़ेगा, तो 7% जो है हमारी मेटाबॉलिक पावर है वो बढ़ जाएगी 7%। रिड्यूस द ब्लड लैक्टिक एसिड, जो हमारे लैक्टिक एसिड होते हैं वो क्या होता है, रिड्यूस होने चालू हो जाते हैं। मैंने बताया ना, पसीने के थ्रू हमारे जो अंदर के लैक्टिक एसिड वगैरह होते हैं वो बाहर आने चालू हो जाते हैं, अनवांटेड थिंग्स जो होती हैं। और इंक्रीज इन वर्किंग कैपेसिटी, हमारी जो काम करने की क्षमता होती है वो बढ़ने लगती है, धीरे धीरे वो बढ़ने लगती है धीरे धीरे। बेटा देखो, जब कोई चीज करते हैं तो हर चीज के कुछ ना कुछ उसूल होते हैं, कुछ ना कुछ सिद्धांत होते हैं, कुछ ना कुछ सिद्धांत होते हैं। तो इसी तरह एक्सरसाइज के भी अपने कुछ सिद्धांत बनाए हैं उन्होंने। पहला सिद्धांत उसका कहता है सिंपल टू कॉम्प्लेक्स। पहला सिद्धांत कहता है उसका सिंपल टू कॉम्प्लेक्स, यानी कि हल्की एक्सरसाइज से टफ एक्सरसाइज की तरफ जाना। सिंपल एक्सरसाइज से टफ एक्सरसाइज की तरफ जाना। ये नहीं है आपने एक्सरसाइज शुरू कर दी आप, ठीक है, तो आप पहले दिन ही बहुत ज्यादा टफ एक्सरसाइज में इन्वॉल्व होंगे, नहीं। आपको पहले सिंपल, फिर सिंपल के बाद टफ की तरफ जाना है, ठीक है। तो सिंपल टू कॉम्प्लेक्स। टफ जब कर पाओगे जब आप साधारण क्रियाओं में पारंगत हो जाओगे, यानी कि जब आप सिंपल एक्सरसाइज को बहुत अच्छे से परफॉर्म कर पाओगे तब आप कठिन वालियों को करने लगोगे। कभी ऐसा हुआ है बेटा कि एक छोटे बच्चे ने 10th के क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया? नहीं, क्योंकि उसको पहले, अगर वो मैथमेटिक्स कर रहा है तो उसको ऐड करना आना है, सब्ट्रैक्ट करना आना है, डिवाइडेशन आएगा, फिर उस तरह वो धीरे धीरे बढ़ता चला जाएगा, तभी तो उसी लेवल पर पहुंच के वो सॉल्व कर पाएगा उस क्वेश्चन को। तो वो होता है सिंपल टू कॉम्प्लेक्स। इसी तरह एक्सरसाइज का फंडा है, वो फंडा कहता है कि आप पहले धीरे धीरे आसान वाली एक्सरसाइज कीजिए, उसके बाद टफ वाली।